हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है जो 10th क्लास का है। और इस ऑब्जेक्टिव में मैं पूरे चैप्टर का जो बीच से भी ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का बीच के चैप्टर से भी निकाला जा सकता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव मैं एक जगह रख दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का इससे तैयारी भी अच्छा होगा और आप लोगों को लगेगा कि सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप लोगों का पूरा चैप्टर का एक ही बार में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही बार में हो जाएगा। इसको आप एक बार दो बार अगर आप ऐसे रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से ही रिलेटेड है। दूसरे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थ को अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए कि जैसे वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिफल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। ऐसे इसी का उदाहरण है, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उसी का उदाहरण यहाँ दिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक। अब बनने वाला पदार्थ हो गया CO2 प्रतिफल। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बता रहे थे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को हम क्या किए? संकेत में दिखा दिए। कार्बन के लिए C ले लिए, ऑक्सीजन के लिए O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। तो ये क्या है? संकेत है, सूत्र है, इसी के द्वारा दर्शा रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अब आगे देखिए, जब किसी समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? कह रहा है कि अगर तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर हो, मतलब तीर चिन्ह के इस साइड है उस साइड, देखिए कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, तो अगर तीर चिन्ह के इस साइड और उस साइड, दोनों साइड अगर तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होगी तो वह समीकरण कहलाएगा संतुलित समीकरण। ठीक है, वह जब दो या दो से अधिक यौगिक या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या करेंगे? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। याद रखना है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा तो वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया या दूसरा नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का अगर उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी होगा। ऊष्मा का क्या है? उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी। ऐसे ऊष्माक्षेपी हम 2 बार लिख चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर भी हम उत्सर्जन का ही लिख दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों का एक नया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो होगा अवशोषण होता है तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ऊष्मा शोषी। ठीक, एकदम सिंपल है, दोनों देखिए मैच करके इसलिए अलग कर दिए। तो इसमें बता रहे हैं कि ऊष्मा अगर बाहर निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी, और अगर ऊष्मा अगर अवशोषित होगा, माने ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा चाहिए अभिक्रिया में, तब ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी। ठीक, अब इसके आगे देखिए, आगे क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो इसका नाम है अवक्षेपन। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा वो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, यानी किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन हट जाए तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन। कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर है रेडॉक्स में जो वर्ड आता है रेडॉक्स, यानी ऑक्सीजन, उपचयन, अपचयन, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया एक बार फिर से। तो पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना
पदार्थ से अगर ऑक्सीजन से जुड़ना है तो वो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है, उसी को हम लोग उपचयन भी बोल रहे हैं। पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, अगर पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, जिसका हिंदी नाम अवकरण है। अगर उपचयन और अपचयन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों साथ में होगा तो वो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छा लगता है सुनने में, तो आप भी लिखें, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स का जो नाम है ये दो वर्ड से बना है, एक RED और एक OX। तो रेडॉक्स वर्ड कहाँ से आया? RED, रिडक्शन से, रिडक्शन का 3 अक्षर और ऑक्सीडेशन का 2 अक्षर, इन दोनों को मिलाकर बनाया है रेडॉक्स ऑक्स, ये दोनों मिलकर के रेडॉक्स बनाए। रेडॉक्स रिएक्शन में याद रखना है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ में होता है, और या तो उपचयन अपचयन साथ में होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब इसमें देखिए, इस लास्ट ये जो टॉपिक है जो 18 से 24 नंबर तक है, इसमें कह रहा है किसी पदार्थ से इसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है तो ठीक उसी समय हाइड्रोजन भी हटता है, या हाइड्रोजन हटता भी है तो उसको भी हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण या इसी को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोले? किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उस समय ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया में कहलाता है इसका नाम अवकरण। ठीक, अवकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, और इसका नाम होगा अपचयन, उपचयन नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इस डायग्राम से हम बताए हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे होता है एक साथ, वो बताया है। तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो यहाँ कॉपर से हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन अभिक्रिया किससे किया? ऑक्सीजन से। तो यहाँ देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन हटने की अभिक्रिया, ऑक्सीजन जब हटती है तो इसको अवकरण बोलते हैं। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसकी का नाम है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में और एक नाम है जिसका नाम है उपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन जो हटा है इसको हम लोग बोलेंगे अवकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन का ही फिर एक और नाम है अपचयन। तीनों नाम याद रखना है आपको। किसी पदार्थ के ऊपरी सतह से ऊपरी परत का हट जाना, ऊपरी परत हट जाती है जिससे वस्तु कमज़ोर होने लगती है, जैसे इसे क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण का ही एक उदाहरण है जंग लगना। आप लोग जानते हैं कि लोहे में अगर जंग लग जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाता है संक्षारण। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ का सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से, अगर तेल और वसा युक्त कोई खाद्य पदार्थ है और उस खाद्य पदार्थ में अगर सूक्ष्मजीव की वृद्धि होती है तो उसकी महक खराब हो जाती है, और इस महक खराब होने के बाद उसका जो है ना, तो उसी का नाम होता है विकृत गंधिता। नाम से ही पता चलता है उसकी महक खराब हो गई है, जिससे विकृत गंधिता कहलाता है। अब Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe, यह कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए Fe2O3 में यहाँ क्या है, Fe2O3 में Fe हट गया और इससे O3 जो है इससे अभिक्रिया किया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम जो है आयरन से अभिक्रिया कर लेता है, और आयरन के ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और आयरन को साइड हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देखे होंगे अपने बुक में आंसर में कि S, L और G कहीं कहीं लिखा रहता है ब्रैकेट में, इस तरह से लिखा रहता है S, L और G। तो ये S, L, G आखिर दर्शाता क्या है? तो याद रखना है कि S दर्शाता है सॉलिड को, जिसको ठोस कहते हैं, और L दर्शाता है लिक्विड को, जिसको द्रव कहेंगे। G से गैस होता है, गैस हो गया। तो याद रखना है इसमें क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भौतिक अवस्था को, पदार्थ की भौतिक अवस्था उसमें दिखाता है। तो आप लोग का ये यूनिट का जितना ऑब्जेक्टिव था बुक से रिलेटेड वो मैं सारा बना दिया। उसके बाद आप लोगों को अगला जो है अगला यूनिट का फिर इसमें वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। ठीक।